आई अखा ते आई मेरी सरदारी, आरी 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 के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैग लुट जिंद सारी के तेरी मेरी आरी आरी आरी। मैंने कहा ये तो गाना फटने वाला है। उसी वक्त मेरे को फीलिंग आ गई थी ये गाना तो तबाही मचाएगा, क्योंकि इतनी खतरनाक वाइब क्रिएट हो गई थी आरी आरी की, जो मतलब कि वायरल हो गया। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नितदा रोना पै जूगा, नाल रंजे ते जोगी दे तेनू जोगण होना पै जूगा। ऑडियंस रुक ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही थी, और ना ही रणवीर सर मान रहे थे। पाजी आ जाओ, पाजी आ जाओ, भगवान कुछ करके कृपा करो कुछ हो जाए। आदित्य दर सर के घर पे ही बुलाया गया था, कुछ देर के लिए यामी मैम भी आई थी। ये तो पक्का धुरंधर 2 का कुछ है। उनका स्टाइल बड़ा यूनिक, बहुत यूनिक है। बंद के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा, मारे हो थर थर कपदे सारे। पाकिस्तान में एक ही तो अच्छी चीज है जिसको पसंद करते हैं सब। ये मूवी उनके दिमाग में सालों से थी। सर अभी तो मुझे लगता है शुरू हुआ है। मैं अपने देश के लिए मर जाऊंगा, मुझे कोई याद नहीं रखेगा, तू याद रखना। ये इसके अंदर है कुछ टैलेंट, ये वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। गाने के पैसे मिलने लगे, और इससे पहले मैं बसों में धक्के खा गया, कभी कभी पैदल पैदल चल के भी 14-15 किलोमीटर कॉलेज पहुंचता था। और उनको मेरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं जीवन में कुछ कर लूंगा। मैं कहूंगा कि कृपा है भगवान की। और अब देखो धुरंधर 2 का टाइटल ट्रैक, इससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकता। 200 रुपए से, और अभी तो अमीरी आ गई है बढ़िया। ना तेरा जग बैरी होया मेरा, जाने तू ही बस जाने मेरी दिलदारी, आरी 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 के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैगी लुट जिंद सारी के तेरी मेरी आरी आरी आरी, लैगी लुट जिंद सारी के तेरी मेरी आरी आरी आरी। घिर घिर बदल बरसन गए जद तीर मिलन दोरावा दे, घिर घिर बदल बरसन गए हुण बदले रुख हवा दे, आई अखा ते आई मेरी सरदारी, आरी 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 के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैग लुट जिंद सारी के तेरी मेरी आरी आरी आरी। क्या बात है। मतलब ऐसे तो कोई सिंगर मेरे साथ बैठता है तो मुझे लगता है कि गाने से शुरू होना चाहिए, बट इतना वायरल गाना जब हो तो मतलब एंथम बन गया। मतलब मैंने तो जब ये गाना सुना था तो मैंने लिखा था कि न्यू एंथम ऑफ न्यू इंडिया। वाह, क्योंकि इसके जो वर्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से कैरेक्टर्स के साथ जोड़े गए, कमाल है। तो सुधीर भाई, अभी जो फीलिंग है, आप मतलब मुझे लगता है इस गाने को कितने हजार बार गा चुके होगे अभी तक? 1000 बार तो नहीं सर, लेकिन हाँ कई सैकड़ों बार गा चुका हूँ। 100-150 बार तो गा लिया होगा। 1000 फिल्म का हो गया है आज। हाँ। तो वो भी आई थिंक जल्द हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, जैसे ही मेरे शोज दोबारा से ऑन होंगे एकदम से, दिस 28 तारीख से शुरू हो रहे दोबारा से, हर शो में बजना है गाना। बिल्कुल, अब तो आई थिंक सबसे पहला गाना यही होगा। बिल्कुल, सबसे पहला ये और सबसे आखिरी। क्या फीलिंग क्या है जब कोई गाना इस हद तक सक्सेसफुल होता है? और धुरंधर द रिवेंज में सिर्फ एक इवेंट हुआ था, म्यूजिक लॉन्च, और कुछ नहीं हुआ था, ना ट्रेलर लॉन्च, ना टीजर लॉन्च, ना कुछ भी नहीं। म्यूजिक लॉन्च, आप जबरदस्त तरीके से इस गाने को गा रहे थे, रणवीर सिंह से लेके तमाम लोग जो हैं वाइब कर रहे थे। तो अब जो फीलिंग है, और ये सबसे पहले आया था और सबसे पहले पॉपुलर हो गया था, तो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सर मैं इंतजार कर रहा था, दरअसल इंतजार कर रहा था। जब धुरंधर 1 आई थी तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि 1 में भी है मेरा, तो करके आ गए थे और आइडिया नहीं था कि आने वाला क्या है। ट्रेलर में आया थोड़ा सा पार्ट, और थोड़ा सा ही पार्ट 10-15 सेकंड का जो है क्या कहते मूवी में आया। ट्रेलर में भी था, मूवी में भी था, सब अच्छी चली मूवी, सबने बड़ी तारीफ करी, और कुछ इंटरव्यूज भी हुए, कुछ लोगों ने पहचाना भी। और उस वक्त जो भी छोटे मोटे जो भी इवेंट्स हुए थे उसमें भी प्ले हुए थे गाने, और 2 गाने बड़े अच्छे चले थे। याद है आप कई शादियों में आप गए थे और उन शादियों में स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट किया गया था कि ये गाना गाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और मेरे मन में थी यार, सेकंड में भी भगवान कुछ करके कृपा करो कुछ हो जाए। और मतलब इतनी ज्यादा हाइप बन गई थी, और ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी, और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही थी, और मैं लकी रहा, कृपा हुई प्रभु की कि
मुझे शाश्वत सर ने बुलाया और ये गाना रिकॉर्ड कराया और बहुत मेजर पार्ट मुझे इस गाने का गाने को मिला। और बाकी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितना धमाल मचा रही है, सब बहुत खुश हैं। और ये मेरे लिए एक सपने के साकार होने जैसा भी है, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत सारे गाने भी गा लिए, बिल्कुल, बॉलीवुड में भी बिल्कुल, गा लिए, लेकिन एक होता है ना रिकॉग्निशन, एक पहचान, एक चेहरे से जानता है इंसान, नाम से पहचानता है कि हाँ भाई वो एक लड़का है सुधीर यदुवंशी, वो बड़ा अच्छा गाता है, उसको बुला लो। तो वो वाली चीज अब होनी शुरू हुई है मेरे जीवन में, और परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। और मैं मुझे याद है कि जब रणवीर सिंह वाला आया था, आई ऑल्सो शेयर दैट रील हाँ जी, कि आवर रॉक स्टार सिंगर, अच्छा तब मुझे नहीं पता था ये गाना इतना पॉपुलर होगा, बट सीइंग यू एट दैट स्टेज, वो हमको लगा कि नहीं यार अपने बीच का ही कोई बंदा है जो जाके जो है वहां सक्सेसफुल हुआ है। तो ये इस गाने की कहानी क्या है, क्योंकि मैंने सुना कि बड़ी जल्दी में ये गाना बना था, अप्रूव हुआ था, कुछ कुछ ऐसा, तो मैं चाहूंगा तो कि पहले वाला कि ये वाला ये आरी वाला आरी, पहले, ये वाला उसके बाद पहले वाले की बात करते हैं। आरी आरी को प्रॉपर समय दिया गया है, बहुत जल्दी नहीं हुआ, ये फरवरी में रिकॉर्ड हुआ था और लगभग इस गाने को कंप्लीट होने में लग गया था एक हफ्ते से एक दिन फालतू। तो मैं सोया हुआ था, एक गाना रिकॉर्ड करके मैं गया था घर पे, और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का स्टाइल होता है जो रात को शुरू होता है उनका काम, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और वो सुबह तक चलता है। तो ऐसे ही मैं एक मूवी के लिए एक स्क्रैच रिकॉर्ड करने गया था, रात को 10 बजे शुरू हुआ था, 4 बजे खत्म हुआ, खत्म करके 5 बजे घर पहुंचा। तो शाश्वत सचदेव सर का जो सर के जो वो हैं मैनेजर हैं, उनका 5 बजे कॉल आया सुबह सुबह। बोलते कहाँ हो, मैंने कहा मैं तो सर जा रहा हूँ, 9 बजे की फ्लाइट है मेरी। तो कहते मत जाओ कैंसिल कर दो फ्लाइट। मैंने कहा कुछ खास होगा, ऐसे तो नहीं कोई कैंसिल कराता। मैंने ठीक है फिर क्या करें, चलो कैंसिल कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ तो। उन्होंने बोला कि एड्रेस भेजा और बोला कि एक गाना स्क्रैच रिकॉर्ड करना है और आप पहुंचिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बची कुची हिम्मत समेट कर थोड़ा बहुत सोकर वहां पर पहुंचा। तो मुझे नहीं पता था पहले, तो जब उन्होंने एड्रेस भेजा था कि वो दरसर का घर है आदित्य दरसर के घर पे ही बुलाया गया था, वहीं पे ही काम चल रहा था उस समय। तब मुझे लगा जब मैं वहां पहुंचा, इतनी सिक्योरिटी और इतने सारे लोग, म्यूजिक की जो उनकी टीम है पूरी की पूरी, इरशाद सर वहीं थे और उनकी टीम थी, और आदित्य धर सर वहीं थे, कुछ देर के लिए यामी मैम भी आई थी। और तब मुझे क्लिक हुआ कि ये तो पक्का धुरंधर 2 का कुछ है। और फिर तितलियां उड़नी शुरू हुई पेट में कि कुछ कुछ क्या होने वाला है, कौन सा गाना है, इस बार भी टाइटल होगा, क्या होगा, तरह तरह के सवाल दिमाग में आने लगे। फिर सर ने बुलाया मेरे को, गाना सिखाया। पहला कट जो डन हुआ था लिरिक्स का, वहीं पे थे, क्या नाम है, इरशाद सर भी वहीं पर थे, और वो अपने लेवल पे वो काम कर रहे थे, और 3-4 वर्स लिखे गए थे। जो पहला वर्स था वो हमने 15 से 20 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था उसको। फिर आदित्य धर सर ने अप्रूव किया कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। फिर बाकी जितना गाना है, फिर वो रैप वगैरह वो सब हुआ, और ऐसे ऐसे होते होते पूरा पूरा दिन लगा के वो गाना लगभग 5 से 7 दिन के बीच में वो कंप्लीट हुआ। पहले कट में मैंने ही पूरा गाना गाया था, और फिर धीरे धीरे बाकी जो बाकी सिंगर्स हैं वो ऐड होते गए, क्योंकि उनको ये जो गाना है टाइटल है और इसको बहुत ग्रैंड बनाना था। एक ऐसा नहीं था कि एक सिंगर ने गा लेना है इसको, इसमें ग्रैंडनेस इसलिए आई क्योंकि 3-4 तरह के अलग अलग तरह के सिंगर्स ने अपना अपना एक पार्ट किया। और मैं बड़ा खुश भी हुआ, मैं बड़ा नर्वस भी था जब मैं पहली बारी कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि खान साहब बैठे हुए हैं और क्या नाम है, जैस्मिन ने भी एक पार्ट गाया है, और मैंने कहा ये तो गाना फटने वाला है। उसी वक्त मेरे को फीलिंग आ गई थी ये गाना तो तबाही मचाएगा, बस भगवान मेरा पार्ट अच्छे से आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस गाने के फेस बन गए, मतलब कितना हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आपकी रील्स खूब वायरल हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो म्यूजिक लॉन्च भी हुआ तो वहां पे भी आपने जिस तरह से इस गाने को परफॉर्म किया, रणवीर सिंह एकदम ग्रूव कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो फीलिंग कैसी थी? मैं सच्ची बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा भरा हुआ था अंदर से, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। मैंने कहा मेरे को मौका चाहिए, और थैंक्स टू रणवीर पाजी, उनकी वजह से क्योंकि मैं मौका ढूंढ रहा था। आरी आरी एक बार परफॉर्म नहीं हुआ म्यूजिक लॉन्च पे, क्योंकि इतनी खतरनाक वाइब क्रिएट हो गई थी आरी आरी की कि ऑडियंस रुक ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही थी, और ना ही रणवीर सर मान रहे थे।
बैक टू बैक परफॉर्म हो रहा था। पहली बार मैं सोच रहा था मन में, पाजी आ जाओ, पाजी आ अच्छा। जाओ। मतलब मेरे को इंटरेक्ट करना था उनके साथ में, और मैं कोशिश कर रहा था किसी तरीके से मेरी आई कांटेक्ट हो जाए या वो स्टेज पे आ जाए। और लक्की इतना रहा मैं कि सेकंड टाइम जब गाना प्ले हुआ तो उन्होंने मुझे खुद ही पकड़ लिया। और अच्छी बात ये है कि उनको सारे गानों के सारे शब्द याद, वो पूरे एकदम प्रिपेयर्ड हैं, और एनर्जी तो पता ही है सबको कि कितनी खतरनाक है। उन्होंने मुझे खुद ही पकड़ लिया, और उनको पता था, मतलब मुझे महसूस हो गया था इनको पता है कि मेरा पार्ट है, और मुझे को पकड़ के आगे लाए और मेरे साथ एकदम इंटरेक्ट करके मेरे साथ गाया। और वही मोमेंट जो मतलब कि वायरल हो गया और हर जगह मैं देख पा रहा हूँ, शायद वही एक मोमेंट है जिसकी वजह से मतलब लोग मुझे पहचान रहे। पीक डिटेलिंग जो हम कहते हैं, हाँ तो जी। है ना, उसको हर गाने का हर वर्ड याद है, बिल्कुल, और एकदम। याद है कि तो दैट इज द पीक डिटेलिंग ऑफ आदित्य धर बिल्कुल, जो बिल्कुल। रणवीर सिंह ने पकड़ी। अच्छा, जो पहले वाला था उसकी कहानी बताइए, वो क्या जल्दीबाजी में बना था या कुछ ऐसा हुआ था कि फटाफट बना था? उसके बारे में सर मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मैं कौन सी मूवी के लिए, मैं क्योंकि मैं शाह सर के साथ काम कर रहा हूँ लगभग 2-2.5 साल से। और इससे पहले किल की जो किल का गाना था, उसके अलावा भी कुछ 5-6 गाने किए थे जो कि रिलीज नहीं हुए। होता है वो, मतलब कि कुछ कैंसिल हो जाते हैं बिल्कुल या कुछ में सिंगर्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फील, और वो सब, तो वो सब नहीं रिलीज हुए थे। किल के बाद कट्टू धुरंधर का ये पार्ट ना दे दिल परदेसी नू तेनू दिल मुझे, दा रोना पै हाँ जाऊगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसी हनुमान का इनका पार्ट खत्म होता है जो, उसके बाद मेरा तुरंत पार्ट आता है। तो जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो हनुमान का इनका पार्ट नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने बस ये बोला था ये पार्ट तुझे पूरा एकदम अपने स्टाइल में गाना है, फोक स्टाइल में गाना है और पावरफुल गाना है, बस इतना ही था। और मेरे को शायद थोड़ा ही आधा घंटा का टाइम मिला था और मैंने गा दिया था और गा के अपने घर चला गया था। मुझे कोई मतलब पड़ी ही नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। जैसा कि हम मुंबई में जाके सोचते हैं कि भाई काम करो भूल जाओ, हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा कहाँ कैसे होने कहाँ वाला है, आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं पहली होता। तो बात ये है। हाँ, और आएगा तो इतना पॉपुलर हो जाएगा या ये हाँ। फिल्म ऐसा क्रिएट कर देगी, आई थिंक किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा था, तो मुझे मुझे कोई आइडिया नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं चला गया अपना, फिर भूल गए। जब रिलीज होने वाली थी, जब ट्रेलर आया, तो ट्रेलर मेरे पास आया कि भाई शेयर करना है और ये सब, तब मैंने सुना, मैंने कहा यार इसमें तो मेरी आवाज है। फिर तब भी मुझे इतना नहीं हुआ कि भाई, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ कि कौन सी मूवी आ रही है और कितनी बड़ी हो जाएगी, कितने, मतलब ऐसा कोई, जैसे आपको में भी शायद पता हो कि कुछ बन रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि धुरंधर करके कोई मूवी बन रही है और ऐसे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हाइप क्रिएट होती गई, गाना हिट होता गया, तब मुझे लगा यार चाहे इतना सा पार्ट है लेकिन ये लेके जाएगा कुछ। तो कभी कभी आपको पता होता है, कभी कभी आपको नहीं पता होता है, और मुझे लगता है कि नहीं पता हो तो ज्यादा अच्छा है। सरप्राइज जब मिलता है, सरप्राइज जब मिलता है तो ज्यादा मजा आता है। ज्यादा वो मजा वाला आता है। पार्ट थोड़ा सा अगर सुना दें। हाँ बिल्कुल सर। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नित दा रोना पै जूगा, नाल रंजे ते जोगी दे तेनू जोगण होना पै जूगा, इश्क दे लिया जख्मा दे ओनू हस हस के नू सी लांगी, जे यार मेरा मैनू जहर देवे। क्या बात, ये लाइनें याद करने में वक्त कितना लगता है? ज्यादा वक्त नहीं लगता था। अब मेमोरी शार्प है, मतलब हाँ, मतलब गाने के मामले में मेमोरी शार्प है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब चाहिए होता है मुझे कि मैं आंखों के सामने रखूं, क्योंकि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं दूसरे वर्ड्स के, तो वो गाते गाते आपके जबान पे आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इस पे स्ट्रिक्ट रहना है, तो आपके सामने वो लिरिक्स रहनी चाहिए। लेकिन आपने 4-6 बार रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद कंठस्थ, उसके बाद टेंशन ही नहीं, फिर तो याद हो जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद टेंशन नहीं लेनी होती। अच्छा, एक चीज, आरी आरी जब आया, हाँ जी, फिर लगा यार ये, मतलब उसके कमेंट सेक्शंस में मैंने कमेंट्स पढ़े और लाइनों को मैंने फिर, मतलब मेरी आदत है कि मैं पहले ना 5-7-10 बार सुनता हूँ अपनी गाड़ी में गाना लूप पे, फिर क्योंकि हम सब म्यूजिक शायद ऐसे ही सुनते हैं कि लूप पे चलता है, या तो लूप पे चलता है या नहीं चलता, मतलब वो वैसा नहीं है कि या तो कोई गाना पसंद आएगा तो फिर अगले कुछ दिन वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो आरी आरी मैंने सुना यार, मैंने कहा यार बहुत बवाल गाना है यार। मैं शायद सुधीर भाई, आप देखते हो मैं रिव्यू ज्यादा करता हूँ फिल्मों के, गाना जब मुझे कोई बहुत ही टच कर जाता है ना, जैसे एक बॉर्डर का गाना मैंने सुना था, ठीक है, वो मेरे को इतना टच कर गया, मैंने मनोज मुंतशिर को मैसेज सबको डाल दिया, मैंने कहा क्या बना दिया तुम लोगों ने, ये वो मैं यही सुने जा रहा हूँ, ये वो, ठीक है। एक मैंने उसके बाद इस गाने पे वीडियो बनाया कि यार मतलब एक जो सरताज वाला गाना है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल टच करता है आपको, ठीक है। तो ये गाना मैंने
मुझे मजा आया, ठीक है। फिर जब म्यूजिक एल्बम आई ना, जो 5 गाने आए, मैंने सुना, मैंने कहा यार इतना मजा नहीं आ रहा जितना फर्स्ट में आया था। अच्छा, कई लोगों का ये ओपिनियन था, बट देन कट टू 2 दिन बाद जब हमने सुनना शुरू किया, तो एक स्लो पॉइजन होता है, कुछ गाने होते धीरे धीरे चढ़ते हैं, ठीक है। म्यूजिक, कई बार म्यूजिक क्या होता है, हम गाने को एक बार सुनते हैं, हम कहते हैं ठीक है ठीक है, बट व्हेन वी लिसन टू इट अगेन एंड अगेन ना, तुमको लगता है यार बड़ा डीप है। तो इस बार वाला मुझे म्यूजिक ऐसा लगा, या लिरिक्स ऐसे लगे जो डीपली आपको पेनिट्रेट करता है। फर्स्ट वाला थोड़ा पेपी जोन में ज्यादा था। व्हाट यू थिंक एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, आपकी क्या राय है इस सर? पे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोली है बात। ये स्लो पॉइजन ही है एक। अब देखो, जब शुरू हुआ था तो सिर्फ आरी आरी था, और अभी आप देखोगे तो मैक्सिमम गाने ट्रेंड पे हैं। क्योंकि इस वाले पार्ट में जैसे पहले पेपी था, डांस भी, आइटम भी था, एक हाँ, उसके शरारत अंदर, है ना? था, और वो जो अक्षय खन्ना की एंट्री वाला फ्लिपराची वाला सॉन्ग हाँ, था, वो था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो सीन्स के ऊपर है गाने, Yes. सिचुएशन को शूट करते हुए गाने बने हुए हैं, और वो सीन उभर के आते हैं जब वो गाने बजते हैं। एग्जैक्टली। जब आप फिल्म में देखते हो ना, तो आपको गानों की जो खूबसूरती में, जब मैंने फिल्म में देखा, मैंने अपने रिव्यू में बात बोली, मैंने कहा यार जब मैंने म्यूजिक सुना था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, बट जब मैंने फिल्म में देखा, मुझे मतलब फिल्म में जब सरताज की आवाज जिस पॉइंट पे वो आती है, या आरी आरी जब वो सीन आता है जिसमें वो मतलब काट मार हो रही है, उसके साथ जो म्यूजिक मिक्स किया गया है, आई थिंक दिस इज समथिंग विच शाश्वत सचदेव, एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है। और आदमी, मैंने ये बोला कि एक तरफ लोग कट रहे हैं, एक तरफ आप सीट पे बैठे बैठे नाच रहे हैं, मतलब टेररिस्ट मर रहा है, तम्मा तम्मा बज रहा है। तम्मा तम्मा बज रहा है। तो ये उनका प्रोसेस क्या रहता है म्यूजिक का? मतलब आपने तो बहुत करीबी से देखा है, और बहुत उनका स्टाइल बड़ा यूनिक है, बहुत यूनिक है। एक तो फोक जो है और क्लासिकल म्यूजिक है, उनका इन्फ्लुएंस रहेगा गाने में, ये तो पक्का है। आप पूरे एल्बम में सुन लो। और जो रीमेक जिसको कहते हैं ना, उनके जिस रिक्रिएशन किसी गाने का, जो असल मायने में अगर कोई सबसे तगड़ा कर सकता है, जो मुझे लगता है, वो शाश्वत सचदेव। आई थिंक वो अब आधे हिंदुस्तान को लगता है। तो मुझे लगता है अब दोनों धुरंधर के बाद आधे हिंदुस्तान को लगता है कि पुराने गानों का अगर कायदे से इस्तेमाल हुआ, तो मुझे लगता है इन दोनों फिल्मों में हुआ, अदरवाइज। मुझे तो सर उरी के समय से लग गया था, मैं तो फैन हो गया था जब मैंने छल्ला सुना था। अरे छल्लो सिर ते बंद के कफन जद तुरया, तन के मौत नू वाजा, मारे हो थर थर कपदे सारे। डांसिंग ट्रैक है सर, गजब। मतलब है फोक और बहुत नॉलेजेबल बात है जो पुराने वाली है, लेकिन ये तो एकदम ही अलग है। उस गाने को एक पावर दे दी अलग। और मैंने कवर भी किया था उस समय पे, और मैं उनसे मिला भी नहीं था, और मैं उसी वक्त फैन हो गया था। मैंने कहा यार क्या रिक्रिएशन है, खतरनाक। और उनका स्टाइल फिर धीरे धीरे बाकी सारी मूवीज में देखा। ओरिजिनल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि साहिब आपने सुना होगा। नहीं, वो एज अ म्यूजिशियन तो मतलब कमाल है। मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि एक नया उन्होंने ट्रेंड कह लीजिए, एक नया जॉनर ही क्रिएट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक नई चीज क्रिएट करी है। और वो मतलब कि वो लेजेंड वाला जो फेज होता है ना, वो बहुत कम उम्र में वो उसमें एंटर कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी सोच देखो ना कि यहाँ पाकिस्तानी गाली निकाल रहे हैं, और उन्होंने नुसरत साहब का गाना जो है कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात है। मतलब लोग कह रहे हैं कि मतलब नुसरत साहब को इतनी इज्जत उन्होंने दे दी। तो ये मतलब आई थिंक वो करना जो लोग सोचते नहीं है। और म्यूजिक की बात अगर हम करें, और नुसरत जी को हिंदुस्तान में कौन ही होगा जो नहीं पसंद करता होगा। पाकिस्तान में एक ही तो अच्छी चीज है जिसको पसंद करते हैं सब। और उनके गानों से हमारे हिंदुस्तान, हानिया आमिर भी है। हाँ, थोड़े बहुत लोग वो भी करते हैं। लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जो सूफी म्यूजिक ऑब्वियसली वहाँ का है वो फॉलो करते हैं हम। मैं बिल्कुल उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि उनको बुला लो, उनको गवा लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने खतरनाक खतरनाक सिंगर्स हैं। अब उनका जो दिल पे जख्म है जो रिक्रिएट हुआ है, वो खान साहब ने गाया। बिल्कुल। वो वीडियो भी उस म्यूजिक लॉन्च से, मतलब वो इतनी बार मैंने देखा, वो जब पीछे ऑडियंस भी रिक्वेस्ट करती है, वो फिर से गाना शुरू करते हैं। मतलब वो एक जो क्रिएट म्यूजिक को बहुत वक्त बाद ना, बहुत मुझे लगता है किसी फिल्म में, पता नहीं मेरे को वर्ड यूज करना चाहिए, कि जो इज्जत म्यूजिक डिजर्व करता है ना, वो मिल रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल जोरदार तरीके से मिल रही है। और जो लोग बोल रहे हैं प्रोपोगेंडा है, ऐसा है वैसा है, आप उठा के देखिए कितने सारे मुस्लिम्स हैं म्यूजिक की टीम में, सारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं,
शहजाद मेरा 2019 से मेरा बड़ा घनिष्ठ दोस्त है। हम एक साथ एक रियलिटी शो में थे और एक साथ एक मूवी में दोनों पार्ट्स में दोनों भाइयों की आवाज है, दोनों भाइयों ने गाया है। मतलब कैसे कह सकते हो, खान साहब इतने पॉपुलर, पंजाब में जहां भी मतलब पंजाब कम्युनिटी रहती है वो खान साहब को नहीं जानती, ऐसा हो नहीं सकता। और नुसरत फतेह अली खान साहब को उनसे बेहतर इंडिया में कोई गाता ही नहीं है, सोचो आप। और ऐसी इतनी बड़ी मूवी में उनका गाना आ गया और सब इतना प्यार कर रहे हैं, और उन्होंने नुसरत जी का नाम भी लिया म्यूजिक लॉन्च पे। अब बताओ, पाकिस्तान के इतने बड़े सिंगर, उनका गाना भी और स्टेज पे भी उनका नाम, और लोगों ने जो शोर मचाया नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम को आते ही। कितनी मतलब कॉन्ट्रास्ट बातें हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिस्ट ही होता है, वो बाउंड्रीज से परे होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट को आप बाउंड्रीज में बांध सकते हो। मतलब अभी तो मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में ये फिल्म जितनी पायरेटेड डाउनलोड करके देखी जा रही है वो अपने आप में रिकॉर्ड है कि सब देख रहे हैं। मतलब देखनी सबको है। वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसा ही बोलना है कि जो आपको ट्रोल ना किया जाए, बट आप देखोगे जरूर उस फिल्म को। अच्छा, एक चीज सुधीर भाई, आदित्य धर का इन्वॉल्वमेंट म्यूजिक में किस तरह से रहता है? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप उन्हीं के घर गए, तो ये मैं जानना चाहूंगा। सर उनको बहुत नॉलेज है म्यूजिक की। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने जितना समय उनके साथ रहा, मतलब 2-4 दिन, वो और शाह सर बैठते हैं साथ में, जैसे कि सब बात कर रहे हैं पिक डिटेलिंग, तो सीन के हिसाब से काम होता है म्यूजिक के साथ। वो एक एक रिफ और एक एक स्लाइड्स भी होती है ना, जो क्यों म्यूजिक के अंदर या बिल्डअप्स होते हैं, उनके ऊपर भी वो अपने इनपुट्स देते हैं। और कि यार ये इस सीन में अच्छा नहीं लग रहा। जैसे हम वो फाइट सीन की बात कर रहे हैं, जसकीरत सिंह रांगी जब मार रहे हैं अपने दुश्मनों को, पहले सीन में जहाँ पे हमारा आरी आरी आता है, उसमें बंदा गिर रहा है तो दुप 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 शूट कर रहा है वो बहुत एग्जैक्टली। और बंदूकों की जो गोलियों की आवाज है वो भी एकदम म्यूजिक के ऊपर बैठ रही है। तो वो उनके दिमाग में होती है वो चीज, जो वो शाह सर के साथ बैठ के एकदम सफाई से उसको क्रिएट करते। तो बहुत नॉलेज है उनको। वो शायद म्यूजिक डायरेक्टर, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी उन्होंने काफी मतलब राइटिंग का काम भी किया है कुछ। मतलब इनिशियल डेज की बात है, जो कि हमको कुछ पुराने लोगों से ही पता लगती है, पुराने म्यूजिशियंस वगैरह से, कि वो तो ऐसे भी काम कर, और इतनी लंबी जर्नी है उनकी भी, कि राइटर हैं वो, म्यूजिक के लिए भी काम किया है, और करते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं। ये मूवी भी मैंने एक इंटरव्यू सुना, ये मूवी उनके दिमाग में सालों से थी। यस। और अब जाके ये पर्दे पे उतरी है। तो ये भी है कि फंड्स भी खत्म हो गए थे, बट देन ही मेड, अपना पैसा लगाया उन्होंने और रणवीर ने, इस तरह की भी खबरें। हालांकि कोई कंफर्म नहीं है, और मुझे लगता है लोग जिस लेवल के आर्टिस्ट हैं कभी ये सब बातें आके ओपनली नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, वो उन चीजों को का जो एक रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करके रखेंगे। बट ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आरी आरी का जो इम्पैक्ट फिल्म के बाद क्रिएट होता है, पहले तो ये चल रहा था। आई थिंक सबसे पहला गाना था जो वायरल हुआ था आरी आरी, बट फिल्म में जहां ये आता है और जिस पॉइंट पे इन्होंने म्यूजिक को इस्तेमाल किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेलर में पहले वाले में भी आपकी लाइन थी, दूसरे वाले में भी तुरंत हम लोगों ने ढूंढा कि ये तो बॉम्बे रॉकर्स का जो है पुराना गाना है, 18 साल पुराना, और उसको जो है वो रिक्रिएट किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत वक्त बाद किसी फिल्म में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी यही मानता हूँ। और बहुत रेयर था, और अब तो मतलब कि लगा लो कि मैं सारी मूवीज जितनी भी मैं आजकल देख पा रहा हूँ, इतना खतरनाक है ही नहीं कहीं पे। चाहे हम बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, चाहे गानों को किस तरीके से मूवी के अंदर इस्तेमाल करना है उसकी बात करें। क्यों स्पाई मूवीज जो होती हैं उसमें हम देखते हैं, हम बात भी करते हैं कि आइटम नंबर होता ही होता है, और डांसिंग वांसिंग फुल ऑन है। मतलब स्पाई विदेश में जाके डांस वांस कर रहे हैं आप। ये देखो आप, मतलब ओरिजिनलिटी और जो रॉनेस और बैकग्राउंड म्यूजिक, उससे वो उभर के आ रहा है सीन। ऐसा कुछ मतलब कि बनावटी नहीं है। बनावटी नहीं है, एग्जैक्टली। अब तो खैर स्पाई यूनिवर्स ही खत्म कर दिया इन्होंने सारा। मतलब कह रहे हैं कि कहाँ तो एक एजेंट होता था जो 6 पैक वाला होता था, कहाँ जमील जमाली 71 साल के जो हैं। तो उन्होंने मतलब आई थिंक एक रीडिफाइन कर दिया चीजों को, कि एक सिनेमा धुरंधर से पहले, एक सिनेमा धुरंधर के बाद। बिल्कुल सर। और जी सर, आप बोलिए सर। एज सुधीर यदुवंशी, धुरंधर ने जिंदगी कितनी बदल दी? क्या कुछ धुरंधर दे के गई है आपको? सर अभी तो मुझे लगता है शुरू हुआ है। मूवी ने भी काम करना शुरू किया है, म्यूजिक ने भी काम करना शुरू करा है, और ये इम्पैक्ट
काफी सालों तक रहने वाला है, और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं, जितने भी कलाकारों ने इस मूवी के अंदर काम किया है सबको मिलने वाला है, सबकी तारीफ हो रही है। एक छोटे छोटे सीन, छोटे छोटे मतलब कि डिटेलिंग, जैसे डिटेलिंग की बात करते हैं या एक्टिंग की बात करते हैं, याद रह जाने वाले हैं। और जैसे कि एक सीन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आलम भाई का एक सीन है, जब वो, अब मैं स्पॉइलर वाली सीन भी आ वो अब जाएगी तो खैर इंस्टाग्राम निकल पे गया। पूरी पिक्चर है। हाँ, तो आलम भाई वाला वो सीन है जब हमजा अपने भाई को, जो हिंदुस्तान से ड्रग डीलर आए, उसको मार देता है। तो आलम भाई कहते हैं कि मैं एक पिक पॉकेटर था और मैं अपने देश के लिए मर जाऊंगा, मुझे कोई याद नहीं रखेगा, तू याद रखना। इस बात से कहाँ पहुंचते हैं हम कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं और गुमनामी में शहीद हो जाते हैं। उनको कोई नहीं जानता और वो उनको ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं जानेगा, तू मुझे याद रखना। तो ये दिमाग चकरा देने वाली, मेरे हिसाब से ये दिमाग चकरा देने वाली, अगर मैं इसको डीपली सोचूं तो अपना घर छोड़ दिया, अपनी शख्सियत छोड़ दी, अपनी भाषा छोड़ दी, अपना देश छोड़ दिया, लेकिन देश के लिए। और ऐसे ना जाने कितने सोल्जर्स हैं जो देश के लिए, देश से बाहर रह के अपनी पहचान बदल के अपने आप को एक अलग शख्सियत दे के काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। उस सीन के बाद हमजा ये भी कहता है इन दोनों को जला देना। हाँ यस यस, कि वो हिंदू हैं। हिंदू है। तो ये भी पीक डिटेलिंग है। डिटेलिंग है। अब मैं स्पॉइलर की जहां तक बात करूं ना, इस फिल्म के स्पॉयलर्स लोगों को और ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं कि अभी तक नहीं देखी। सोशल प्रेशर है बिल्कुल भाई, मतलब अब तक तुमने धुरंधर नहीं देखी तो मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है स्पॉइलर से नुकसान नहीं फायदा हो रहा है, जो मेरी पर्सनल सोच है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा उससे उनके अंदर एक जाग रहा है ना कि यार ये कहाँ आया था, क्योंकि वो मीम से रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर देखेंगे नहीं तो आज की डेट में अगर आपको इंस्टाग्राम एंजॉय करना है, इफ यू एंजॉय स्क्रॉलिंग रील्स, तो मुझे लगता है धुरंधर देखने के बाद ही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर रील वही है, हर रील वही तो आप समझोगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब स्पॉइलर वाली बात इस फिल्म से खत्म हो चुकी है। अब तो मतलब सब कुछ ओपन है। और कुछ फिल्में ऐसी होती है ना सुधीर भाई, जो ना ये डिमार्केशन खत्म कर देती हैं। ये आप भले ही कितने स्पॉयलर्स दे लो, बट लोग जाके देखेंगे कि भाई देखनी तो है यार। क्या मैं वही बता रहा था कि पहले आता था हमारे पास कि यार फ्री की टिकट दिलवा दो, अब आता है यार टिकट दिलवा दो, भले वो 2000 वाली रो है या 3000 वाली रो है, क्योंकि टिकट नहीं मिल रही है। ये बहुत वक्त बाद हुआ है। मुझे याद है, बहुत टाइम पहले की बात है, कभी खुशी कभी गम आई थी, उसकी टिकट नहीं मिल रही थी। कॉलेज के पास एक बत्रा सिनेमा था, तो हमने जुगाड़ लगाया था। सर बत्रा सिनेमा दिल्ली में, मुखर्जी नगर। यस, मैं वहीं तो रहता हूँ, मेरा जो क्या बात है, स्कूल है वहीं पे है। मेरा कॉलेज वहीं था, किरोड़ीमल कॉलेज। हाँ, तो बत्रा पे या फिर अम्बा, बत्रा था, अम्बा था, अल्पना था, ठीक है। हाँ, तो ये तीन थे जहाँ पे पिक्चरें देखा करते थे। तो बत्रा पे लगी थी, तो बड़ा जुगाड़ लगाया था कि यार कभी खुशी कभी गम की टिकट मिल जाए। तो वैसी चीजें जो है ना, वो अब सिनेमा में जब देखने को मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहली वाली देखी थी उदयपुर में, सुबह 8 बजे, 4 लोग थे। दूसरी वाली में सिर्फ 4 ही सीट खाली थी, वो आगे वाली। कितना बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक आपकी जर्नी भी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि सुधीर यदुवंशी ने कब सोचा कि सिंगर बनना है? पैदा होते ही गाना गाने का शौक लग गया था? कई बच्चे होते हैं जो पैदा होते रोते भी सुर में हैं। वो वाले बच्चे थे आप, या क्या था? नहीं सर, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है म्यूजिक के अंदर। अच्छा। और मेरे परिवार में कोई म्यूजिशियन सिंगर कुछ नहीं। कहाँ की पैदाइश है आपकी? मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। दिल्ली में एक जगह है वजीराबाद करके, Yes. वहां से मैं हूँ। मेरे घर के पास है जी। आई स्टे इन रोहिणी। अच्छा, क्या बात। एड्रेस नहीं बताऊंगा, नहीं पता चले। मैनेजर साहब रोहिणी में रहते हैं। अच्छा, क्या बात। किस सेक्टर में है? 3, मैं 8 में। तो आसपास ही है, काफी आसपास ही, आसपास हाँ, है, साईं बाबा मंदिर के पास। अरे साईं बाबा ने बहुत कुछ दिया। क्या बात। तो शुरुआत से अगर हम बात करें तो कोई नॉलेज नहीं थी म्यूजिक की, कोई इच्छा नहीं थी म्यूजिक में जाने के लिए। भगवान ने कुछ दिया था, वो भी नहीं पता था मुझे। जैसे आप लोग हो, म्यूजिक से इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए रहते हैं, सब गुनगुनाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। बचपन सिंगर तो हमारे यहाँ सारे हैं। हाँ, तो वैसा ही था मेरा भी। और मैं गाता था, गाते 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 सुनते 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 कुछ तो हुआ डेवलप मेरे अंदर। फिर एक बार एक्सीडेंटली
जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था, तो स्कूल में मेरे को गाने का मौका मिला, क्योंकि जो सिंगर गाने वाला था वो बीमार पड़ गया और मुझे दो दिन के अंदर प्रिपेयर करने थे देशभक्ति गाने, जो कि मैंने टीचर को मना कर दिया, क्योंकि मेरे को उन्होंने पकड़ के लेके आए थे। ये ढूंढ रहे थे कि लड़का बीमार हो गया है, अब किससे गवाएं, कौन गाएगा। अब किसी ने बता दिया भाई वो गाता रहता है, उसको पकड़ लो। उन्होंने मेरे को लेके आए, गाना सुनाया कि ये प्रिपेयर करना है। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, क्लासिकल टच वाली चीज़ें थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं गाना गा सकता हूँ, मैं गाना गा लूँगा। तो कह रहे चल एक प्रिपेयर कर ले, एक तेरी मर्जी का गाना, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने तेरी दीवानी गाया था, और उस दिन के बाद मेरे को तब भी नहीं फर्क पड़ा, लेकिन ऑडियंस और टीचर्स के रवैये बदल गए थे कि ये इसके अंदर है कुछ टैलेंट। बहुत डिफिकल्ट गाना चूज किया आपने। हाँ नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उस मैं नॉर्मली नहीं तो कोई छोटा मोटा पेपी सॉन्ग में सीधे तेरी दीवानी। हाँ जी, तो गाया मैंने वहाँ। फिर मेरा मतलब कि थोड़ा सा स्थगित हो गया करिए। फिर मैं कॉलेज में गया, पढ़ने में बहुत अच्छा था नहीं मैं, मतलब 50 कौन सा था? सत्यवती। तो जो कम पढ़ने में अच्छे हैं वो इस तरफ निकल जाते हाँ, हैं। हाँ, सत्यवती तो मतलब बहुत पॉपुलर कॉलेज। बिल्कुल सही, बहुत पॉपुलर है। अब और पॉपुलर होगा सर, सुधीर यदुवंशी वहीं से पढ़ के निकला है। तो वहां पे गए, लेकिन असल में सच्ची बात यह है कि वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। वहां पर एक प्रोफेसर थी, उनका नाम है कमला कौशिक, और वो हिंदी प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरे टैलेंट को नोटिस किया और उन्होंने मुझे एक टीचर का रेफरेंस भी दिया कि वहाँ जाके सीखो, तुम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। फिर एक राजरानी मैम करके हमारी हैं, वो भी हिंदी प्रोफेसर थे, वो आर्ट्स एंड कल्चर की वो थे, कन्वीनर थे उस समय। तो उन्होंने मेरे को सुना, मैं कंपटीशन, कॉलेज के अंदर का कंपटीशन, और अच्छे अच्छे गाने वाले लोग, तबला ढोलक वो क्लासिकल, मैं गया ऐसे ही गाना कुछ गाया और मेरे को फर्स्ट पोजीशन मिल गई। तो इन दोनों ने मुझे नोटिस किया, मुझे नाटक में गवाया 2 साल, और वहाँ से मुझे पता लगने लगा, क्योंकि पैसे मिलने लगे, गाने के पैसे मिलने लगे। और इससे पहले मैं बसों में धक्के खा गए, कभी कभी पैदल चल के भी 14-15 किलोमीटर कॉलेज पहुंचता था। वो पैसे मिलने लगे तो फिर तो मतलब ऐसा हो गया कि क्या बात है यार, इससे तो पैसे भी मिलते हैं, तो एक अलग मोटिवेशन हो गई। म्यूजिक धीरे धीरे फिर बढ़ता गया, सीखना शुरू किया, क्लब में परफॉर्म करना शुरू किया, और 22 साल की एज में क्लब में परफॉर्म करते करते मैं अपने पिताजी के बराबर कमाने लग गया। ये अलग चौड़ आ गई दिल्ली वाले लड़कों में आ जाती है। होता है कि आप कमाते हो तो कहीं ना कहीं, और फादर से हम हमेशा एक रहता है कि अच्छा यहाँ तक अब हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको मेरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं जीवन में कुछ कर लूंगा। उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि मैं कॉलेज छोड़ के कोई ITI करके छोटे मोटे कोई मतलब 6 महीने का 1 साल का कोर्स करके और इलेक्ट्रिशियन इस तरह का कुछ करने लग जाऊं, या मेरे को MCD में वो जॉब लगवा दें। उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने मुझे MCD में मस्टोल करके होता है वो भी करवाया, है ना, और 3 साल मैंने किया वो भी। जब मैं कॉलेज जाता था रात को मैं मस्टोल करने जाता था, तो ये करता रहा मैं। उनका इच्छा ही नहीं थी कि मैं म्यूजिक में जाऊँ, लेकिन जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए बराबर के, तो उनको लगने लगा कि भाई इसको छोड़ देना चाहिए। वहाँ से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करने लगा, शोज करता था, रियलिटी शोज करता था। रियलिटी शोज से मन भर गया, मैंने कहा चलो अब इससे बड़ा कुछ करना है तो मुंबई चलते हैं। सब कुछ छोड़ दिया, 0 पे आ गए, सारे शोज करने बंद कर दिए, और इच्छा थी कुछ बड़ा करने की तो मुंबई आ गए। 3-4 साल हो गए मेरे को मुंबई में, और मैं कहूँगा कि कृपा है भगवान की। लोग 10-10 साल से ट्राई करते हैं और तब जाके उनको मौका मिलता है। एक तो मुझे आवाज़ अलग दी, ऊपर से मुझे मौका जल्दी मिल गया। पहले 1 साल मुझे बड़ा तकलीफ हुई, क्योंकि हर चीज़ की तकलीफ हुई, खाने की, रहने की, हर चीज़ की तकलीफ हुई। लेकिन तकलीफ इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं पहले भी तो तकलीफ में ही था पहले भी तो कुछ था नहीं। तो बड़ा मज़ा आया अपनी जर्नी को जीने में, और बहुत जल्दी मुझे मौका मिल गया। शाश्वत सर से मुलाकात हो गई, और भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स से मुलाकात हो गई, और जल्दी ही मेरे गाने निकलने शुरू हो गए। और अब देखो धुरंधर 2 का टाइटल ट्रैक जिसमें मेरी आवाज़ है, इससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकता। पहला फिल्मी गाना कौन सा मिला था? सर पहला फिल्मी गाना था, एक मूवी आई थी फौजा, हरियाणवी मूवी है वो, और वो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। उसमें 3 नेशनल अवार्ड मिले थे टोटल। जो मैंने गाना गाया था उसके राइटर को मिले थे, हमको नहीं मिले थे।
उसके बाद एक्टर कौन थे? मुझे याद नहीं है एक्टर कौन थे। बहुत सीनियर एक्टर हैं और बड़े अच्छे एक्टर हैं वो, अगर ये वही फिल्म है तो। हाँ सर वही वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी फिल्मों में भी बहुत काम करते हैं वो। हाँ 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 हाँ, अरे वो जिन्होंने भाग मिल्खा भाग में जो मिल्खा के गुरुजी हैं सरदार जी, वो हैं उस मूवी के अंदर। पता नहीं क्यों नाम दिमाग से स्लिप मेरे भी इसकी अभी याद करते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा सर। मैं भी। तो वो थे उस मूवी के अंदर और वो मेरा पहला था। उसके बाद विक्रम मोन्ट्रोस करके एक कंपोजर हैं जिनका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रेफरेंस। कर हर मैदान फतेह उनका है, और नॉक नॉक तेरा बाप आया जो बड़े हिट है उनके गाने। उनके साथ एक आया था शंभू जिसमें पिक्चराइज थे अक्षय सर। उसके बाद किल टाइटल ट्रैक, किल मूवी जो थी उसका टाइटल ट्रैक। उसके बाद सन ऑफ सरदार 2 टाइटल ट्रैक। उसके बाद धुरंधर और धुरंधर 2 टाइटल ट्रैक। मैं वही फौजा ही देख रहा था, पवन मल्होत्रा जी। जी कमाल के एक्टर हैं, मतलब गजब। किरदार में ऐसा घुस जाते हैं। तो मतलब मुझे याद है कि ये फिल्म जो है, मतलब इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा, क्योंकि हरियाणवी फिल्म है तो शायद इधर हिंदी बेल्ट में उतना पॉपुलर नहीं हुई या पॉपुलर सिनेमा, बट इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। Yes, 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 और बहुत अवार्ड अच्छी। जिसको खूब मिले थे। पहली कमाई याद है सुधीर भाई कितनी हुई थी? जो भी शुरू में आप शोज करते थे, क्लब में परफॉर्म करते थे, पहले कितने पैसे मिले थे? पहले तो नहीं मिले थे सर पैसे, शायद जब भी मिले पहले बार कितने मिले? 200 रुपये। 200 रुपये? जी जी। कहाँ से मिले थे? एक फीमेल सिंगर थी जो लेडी संगीत करते थे, और मुझे ये था कि यार मैं किसी तरीके से शुरू करूं शोज करना, क्योंकि शोज से ही पैसे कमा सकता है सिंगर। गाने आएंगे ये सब, ये तो मतलब बाद की बातें हो जाती हैं मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं हैं। तो मेरे को ये था कि कहीं से शुरुआत करूं। तो एक संगीतापुरी करके थे जो यहीं पीतमपुरा में ही रहते हैं, लेडी संगीत करते थे वो, और उनकी बेटी से मेरी मुलाकात हुई थी कॉलेज में ही मेरे, और उन्होंने बोला था आप मेरी मम्मी के साथ जाओ, 1-2 बारी ट्राई करो। तो मैं उनके साथ गया, और लेडी संगीत में वो 4-5 गाने गवाती थी मुझसे, वो बाकी खुद ही गाती थी, और वो मुझे 200 रुपये देती थी। और उन 200 रुपये को लेके मैं बड़ा खुश होता था। एक बारी नोएडा में उन्होंने मुझे छोड़ा था, वो 200 रुपये मुझसे गुम हो गए। मैं घर, मुझे याद है कि 4 ट्रक्स और टेम्पोस पे लटक लटक के घर पहुंचा था। ये मतलब कि जो जर्नी है इसको याद कर करके बड़ा मजा आता है। 200 रुपये से, और अभी तो अमीरी आ गई है बढ़िया। नहीं, टचवुड ऐसे रहे, मतलब लेडी संगीत से धुरंधर तक का सफर तय हुआ है। अच्छा, रियलिटी शोज का सफर कैसा रहा था? कौन कौन से रियलिटी शोज में मजा आया? किसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सारे रियलिटी शो जितने भी हिंदुस्तान में आज तक आए हैं, मैक्सिमम मैंने सब में कोशिश करी है। चाहे वो आइडल हो, चाहे वो सारेगामा हो, हुनरबाज, द वॉइस ऑफ इंडिया, एवरी सारे रियलिटी शोज में मैंने ट्राई किया है। 100, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 40, 25, 15, मैक्सिमम 12 तक गया हूँ मैं। तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, द वॉइस में मेरा अच्छा था एक्सपीरियंस, और हुनरबाज में थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि कुछ गुणीजन लोगों ने नोटिस कर लिया, क्योंकि वहाँ का जो क्राइटेरिया है, वहाँ का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है। वो सिर्फ टैलेंट बेस्ड नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, मैं नहीं कहूँगा कि बुरा होता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। तो मैं उसी हिसाब से जज करता हूँ कि रियलिटी शोज जो कम उम्र में लोग ट्राई कर रहे हैं ना, उनको कर लेने चाहिए। लेकिन अगर एज बढ़ गई है, आपको बहुत समय हो गया ट्राई करते करते, तो छोड़ दो, अपने गाने करो, क्योंकि अब इंडी म्यूजिक का बहुत बोलबाला है। तो आरी आरी के बाद पापा क्या बोले? जो कहते थे IIT कर ले और इलेक्ट्रिशियन बन जा, क्या रिएक्शन था? वो साइलेंट लवर है। हाँ, पापा लोग होते हैं, ये मैंने देखा है। They don't admire you openly, अंदर अंदर खुश होते हैं। हाँ, अंदर खुश होते हैं। वो अपने दोस्तों को दिखाएंगे, बड़ा शो ऑफ करेंगे कि ये लड़का मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने गाया है। हाँ। और मैं उनसे पूछूंगा, पापा जी गाना सुना? हाँ सुना था। मैंने फिर कैसा लगा? हाँ सही है। नहीं, वो ऐसे एक चीज अच्छी भी है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भाई बेटा धरती पे रहे, ज्यादा आसमान में ना पहुंचे, नजर ना लगे। एक फैमिली का एक हर अपने बच्चे की तरफ ये एक जो है रवैया रहता है, और मुझे लगता है वो उनका प्यार दिखाने का अपना एक तरीका है। लेकिन हमको पता लग जाता है हाँ, कि आप मतलब मजे ले रहे हो आप,
आपको खुशी तो है लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो। अभी हम इतने बड़े हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए कि हमको समझ आ जाता है पापा क्या मन में लेके बैठे हुए। मुझे लगता है कि इंडिया में खास तौर पे ज़्यादातर जो पापा हैं वो मेरे ख्याल से अपने बेटों को खास तौर पे कभी गले भी नहीं लगाते। ठीक है, वो आई थिंक वो जो फिल्मों में हम देखते हैं वो रियलिटी से थोड़ा दूर रहता है, बट वो प्यार जो है वो होता है, बट वो उतना विजिबल नहीं होता। ये आई थिंक मैंने भी बहुत महसूस किया। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। और ये शायद लास्ट जनरेशन होगी ऐसी जो हमारे पिताजी लोग हैं। अब हम कैसे पिताजी बनेंगे, हम बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे जो तो मुझे लगता है। हम तो पूरा जता जता के प्यार करते हैं। अब जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं और अभी मैं अभी पिता बना हूँ रिसेंटली। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। मेरी बेटी है और हम बड़े मतलब दिखा दिखा के प्यार करते हैं। मेरा बच्चा रोने लग गया तो उसको गोदी में लेके रख लेंगे, 2-2 3-3 घंटे लेके घूमते रहेंगे। चुप हो जाएगा तब भी उसको प्यार जताते रहेंगे। हमारे पिताजी ऐसे नहीं है, वो हमारे वो बोलते हैं भैया थोड़ा मिट्टी में खेलो और थोड़ा सा सरवर फुड़वाओ अपना, है ना, छोड़ देंगे जमीन पे। वैसे वाले मतलब हमारे पिताजी और माता जी कि बच्चा मजबूत होए। और वो हमें भी यही कहते हैं कि क्या बच्चों को नाजुक बना रहे हो तुम, हैं गोद में लेके घूमते रहते हो, छोड़ो इनको ऐसे नीचे। तो बहुत फर्क है, हम लोग बहुत डिफरेंट होने वाले हैं उन लोगों से। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आरी आरी को छोड़कर जी कौन सा ऐसा गाना धुरंधर द रिवेंज में रहा जो आपका सबसे फेवरेट है? धुरंधर द रिवेंज में सेकंड पार्ट में मेरे ख्याल से सारे ही गाने अपने अपने लेवल पे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आरी आरी के आगे तो मैंने इसलिए आरी आरी हटा दिया पहले। आरी आरी के अलावा कौन सा जो कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस, सतिंदर पाजी वाला जो 2 लाइन है ना, हाँ, उसके शब्द एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जब हम विसर गई रावा वे केड़े पास से जाइए सजना, लेकिन जब वो आया था ना सीन, तो आप रोक मतलब कि चाह के भी अपने हंजों को रोक नहीं सकते। वो जो पॉइंट था और वो जो आवाज थी, मुझे लगता है ना कि वो एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल, पीक डिटेलिंग कि म्यूजिक आर्टिस्ट मतलब हर चीज का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना वो। और आई थिंक जैस्मीन सैंडल्स की आवाज के बाद जब वो लाइन आती है अलग हिट करती है। और जैस्मीन का उसमें उतना ही रोल है जितना सरताज साहब का है। बिल्कुल, मतलब वो लाइनें अगर पहले ना आती फिर वो शायद वो हिट ना करता। बहुत कॉन्ट्रास्ट है ना वॉइसेस, इसलिए वो इतना ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। अगर सॉफ्ट वॉइस होती, कोई फीमेल वॉइस भी अगर कोई सॉफ्ट होती तो मे भी इतना अच्छा ना लगता। लेकिन जो फीमेल वॉइस एक तो है कम, ऐसी 3-4 सिंगर्स हैं जो इतने हैवी वॉइस होल्ड करती हैं इंडिया के अंदर, उनमें से एक है जैस्मीन और सतिंदर पाजी सोल। तो वो कॉन्ट्रास्ट ने जो मतलब काम किया ना, वो गूज़बम्प वाली जो फीलिंग थी वो उन्होंने एकदम। और एक इस बात पे मुझे याद आया, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे ना तो किसी और गाने की बात हो रही थी और मैं बैठा हुआ था वहाँ पे जस्ट, और सर मुझसे बात करने लगे, क्या नाम है, शाश्वत सर, कि भाई तुझे क्या लगता है कि पंजाब से कौन से सिंगर हैं जो बढ़िया लिखते हैं, और ये सब इस तरह की बातें चल रही थी। तो कुछ लोगों के नाम लिए, तो मेरे दिमाग से सतिंदर, मुझे नहीं पता था उन्होंने करवा लिया है गाना, मुझे कोई आइडिया नहीं था, या करवा लिया बाद में करवाया, कोई पता नहीं मुझे। उन्होंने बोला कि कौन लगता है तेरे को, फिर गुरदास मान साहब की बात होने लगी, और वो तो फिर जान है पंजाब की, है ना, वो तो एक तरीके से उनकी तो पूजा होती है, और मतलब हमारे चहीते हैं। वो इंसान इतने प्यारे हैं ना। एक बार एक शो किया था हमने उनके साथ, बड़े साल पहले की बात है। आप मानेंगे नहीं, जो बंदा उन्हें स्पॉट बॉय पानी भी पिला के गया था लास्ट में, हाँ जी, उससे भी वो मिल के गए। मतलब मैंने कहा आज मान साहब मैं आपसे मिला हूं तो मेरी फैमिली बड़ी खुश होगी यार, बड़े साहब तुझी वीडियो कॉल कराओ यार। मतलब वो उतना इस हद तक वो प्यारे इंसान है ना कि आप अगर उनके साथ बैठ गए आपको उनसे प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, ये सर, मैं उनसे 2 बार ही मिला हूँ। एक बारी तो ऐसे फटेहाल में मिला था, और ये आपने जो बोला ना ये बिल्कुल सही बात है। उनकी आई थी मूवी दिल विल प्यार व्यार करके, उसमें राजीव ठाकुर भी थे और एक पंजाबी सिंगर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी थे, नीरू बाजवा भी थे। तो उनकी प्रमोशनल एक्टिविटी थी यहाँ पर गुड़गांव में। तो एक दोस्त के थ्रू ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ था वहाँ पे, और एक दोस्त ने बोला कि भाई मान साहब बहुत देर से आएंगे, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, गाना गा देते 3-4 जाके। तो मैंने हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं और ऐसे ही मतलब उल्टे सुल्टे कपड़े, मतलब कोई ऐसे जैसे हम हीरो बन के रहते हैं ना आजकल, ऐसे था, गंजा था मैं, तो ऐसे पटका बांधा हुआ था सर के ऊपर।
और मैं गा रहा था उनके आने से पहले, और उनकी एंट्री हुई, उन्होंने मुझे रोक लिया स्टेज के पास में कि पुत्र जा ही ना इधर ही। मैंने ठीक है जी, इधर ही है। मैं देखता रहा, उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, प्रमोशनल एक्टिविटी खत्म हुई, फोटो वोटो खिंचवाने के लिए पूरा बैंड को बुला लिया, आ जा पुत्र, बुला लिया उन्होंने, मुझसे सोलो फोटो कराई, फिर बैंड के साथ फोटो कराई, वो होगी मेरे पास, वो ढूंढनी पड़ेगी पीछे जाके कहीं। और इतनी खुशी हुई उनसे मिलके, उनसे बात करके। फिर दूसरा मैं एक अच्छे बड़े इवेंट में मिला था उनसे, अच्छे से मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं मिला था, अभी मैं उनको मैंने फोटो दिखाई, मैंने कहा देखो, और अब देखो कि क्या बात है, कितनी खुशी की बात है कि तू तरक्की कर रहा है। तो बहुत खुशी हुई। अब सतिंदर बाजी को मैं उनसे, मतलब उनकी बात हो रही थी शाश्वत सर से, गुरदास मान साहब की। मैंने कहा जो मान साहब के बाद मुझे ऐसा लगता है जिसको पूरा पंजाब और पूरा हिंदुस्तान अपने सराखों पे बिठाएगा और उनकी पूजा टाइप होगी, वो लेजेंड बनेंगे, और बन गए हैं मेरे ख्याल से तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सोल है और जो लिखते हैं वो, ओहो, मैंने कहा वो सतिंदर सरताज हैं। तो फिर तेरे को क्या लगता है सुधीर? मैंने कहा सर आपको करना चाहिए उनके साथ गाना, मतलब कोलैबोरेशन करना चाहिए। अब वो शायद मुझे छेड़ रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे पता नहीं। मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं तू बोल रहा है उनके साथ करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ। तो उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया था, और जब गाना रिलीज हो गया तब मैंने उनकी आंखों में ऐसे बस देखा मैंने कहा सर, बात भी नहीं हुई हमारी, सिर्फ ऐसे आंखों में स्माइल होती है ना, बस वही हुई। अभी मिलूंगा तो बात करूंगा सर। मैं उस दिन बात कर रहा था कि यार आपने क्या मतलब मास्टरपीस तैयार कर दिया। इनका भी, सरताज साहब का, मैं सही बोलूं, जब भी कॉन्सर्ट होता है कहीं पे भी भाई यही फोन आता है कि कितने की भी टिकट है, टिकट दिलवा दो भाई, टिकट मिल नहीं रही है। ये इनका मैजिक है कि मतलब पीपल आर रेडी टू स्पेंड एनी अमाउंट, लोगों को जाना है। ये एक, और आई थिंक वो मैजिक हमने देखा, 2 लाइनों ने जो मैजिक क्रिएट किया वो कमाल है। तो सुधीर भाई थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हमने, मुझे लगता है इंटरव्यू से ज्यादा तो अपने ही गप्पे मार लिए कि कहाँ से कनेक्शन। तो आई थिंक तो लास्ट में फिर से एक बार, अगर आरी ना हो तो फिर अब की बार मैं दूसरा वाला वर्ष सुनाऊंगा। अरे आप 3-4 सुना दो यार क्योंकि दोनों वर्ष की शुरुआत तो मेरे, बिना टिकट लिए आपको सुनने का मौका मिल रहा है, तो आप जो मर्जी सुनाओ सर हमको भी आपके साथ बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है, ये भी परमात्मा की कृपा है। क्योंकि मतलब कि ऐसे ही तो नहीं बैठ सकते आपके सामने। नहीं बिल्कुल, वो आई थिंक जो पूरी धुरंधर की टीम ने क्रिएट किया है कुछ अलग ही है। तो ये रहा सेकंड वर्स जी। खैर खबर मैं तेरी ले लेनी सोने यार वे, प्रीत परखता तेरा जग बैरी होया मेरा, जाने तू ही बस जाने मेरी दिलदारी, आरी यारी यारी आरी यारी यारी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैगी लुट जिंद सारी के तेरी मेरी यारी यारी यारी। हो मेरा दिल दी बाजी अगे कोई दर्द बढ़ाना, कोई दर्द बढ़ाना, लगे सारी दुनियादारी, ठगे मेरी जान तेरे तो वारी, आरी 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 के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैगी लुट जिंद सारी के तेरी मेरी यारी यारी यारी। क्या बात है, आपकी आवाज ऐसे ही बुलंद रहे और धुरंधर बने आगे, धुरंधर सिकंदर सब हो, और ऐसे ही हम बैठे खूब सारे गप्पे मारते रहें। थैंक यू सो मच सुधीर भाई, धन्यवाद, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया।